नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षद द्विवेदी फ्रेंड्स और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए, चैप्टर 6 है क्लास 7 साइंस की टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी का। सारे के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, मेरे चैनल का नाम है हर्षद द्विवेदी। प्लेलिस्ट सेक्शन में एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस की टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट होगी, वहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। शुरू करने से पहले आप इन टेक्स्ट बुक्स को, इनकी पीडीएफ को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे दे रखा है, आप खुद डाउनलोड करके इनको पढ़िए, साथ साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा कि जितना आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, जितना ज्यादा इसको शेयर कर देंगे, यूट्यूब का जो आप कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन का एल्गोरिदम है, वो मेरी वीडियोस को उतनी ज्यादा प्रमोट करेगा। इसलिए मैं लाइक और शेयर करने को कहता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात हो रही है, तो ऑब्वियस बात है फिजिकल और केमिकल चेंजेस को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपनी सराउंडिंग्स को देखें तो लगातार हमारे चारों तरफ चीजें बदल रही हैं। ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये एक सब्सटेंस में भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा सब्सटेंस में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी ने अक्सर आपसे कहा होगा कि आप पानी में चीनी घोल के, ठंडे पानी में चीनी घोल के एक मीठा ड्रिंक बना के पी सकते हैं गर्मियों में। तो ये जो शुगर का आप सॉल्यूशन बनाते हैं, ये भी एक तरीके का चेंज है। उसी तरीके से जो आपका कर्ड होता है, दही होता है, अगर वो दही फ्रेशली अगर आपने जमा रखा है, फ्रेश है, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा आता है। उसको नमक या चीनी मिला के लोग खाते हैं। लेकिन अगर वो दही बहुत दिन तक रखा रह जाएगा तो वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का चेंज है। फिर मिल्क से दही को बनाना, ये भी एक तरीके का चेंज है। फिर मिल्क कभी कभी फट जाता है, ये भी एक तरीके का चेंज है। अगर आप, होता ना कि गर्मी के टाइम पे सुबह सुबह अगर दूध आप खरीद के लाओ दुकान से और उसको उबालो मत और वैसे ही रख दो, या कभी कभी उबाल के भी रख दो, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, शाम तक अगर आपने फ्रिज में नहीं रखा तो वो फट जाएगा। तो ये सब चेंजेस हैं। ठीक है, फिर आपके पास एक रबर बैंड है, रबर बैंड इलास्टिक होती है, आप रबर बैंड को खींचिए तो छोटी सी रबर बैंड इतनी बड़ी हो जाएगी, ये भी एक चेंज है। तो देखिए, जो भी चेंज हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, वो या तो फिजिकल है या केमिकल है। हम इन दोनों चेंजेस के फर्क को समझना है, यानी फिजिकल चेंज के फर्क को और केमिकल चेंज के फर्क को। यहाँ पे देखिए, पेपर पीसेस है, एक्टिविटी 1 में यही किया गया है कि आप एक बड़े पेपर को 4 इक्वल स्क्वायर्स में बांटिए और फिर एक स्क्वायर को 4 अलग अलग स्क्वायर में बांटिए। देखिए, एक बड़े से पेपर को पहले 4 इक्वल स्क्वायर में बांटा गया और फिर एक स्क्वायर को 4 और स्क्वायर में बांट दिया गया। तो ये किस तरीके का चेंज है? ऑब्वियसली ये एक फिजिकल चेंज है फ्रेंड्स। आपने केमिकली तो कुछ चेंज नहीं किया है, भले ही आपने उन सारे पीसेस को काट दिया है और वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होगा, उस तरीके से आप नहीं जोड़ पाओगे जिस तरीके से पहले यह था। बट फिर भी ये जो पेपर है, चाहे बड़ा पेपर था चाहे छोटा पेपर था, इसकी जो क्वालिटीज है, जो फिजिकल क्वालिटीज है, वो तो वही है ना। उसकी क्वालिटी में या उसकी प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया। फिर अगर आप एक एक्टिविटी और 6.2 है, आप देखेंगे फ्रेंड्स की कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं आपके टीचर, अगर आपके यहाँ डिजिटल ब्लैक बोर्ड नहीं आया तो अभी भी चौक से लिखा जाता होगा या फिर इरेजेबल मार्कर से लिखा जाता होगा। तो जब चौक से लिखते हैं तो जो चौक की डस्ट रेगुलरली फ्लोर पे गिरती रहती है, तो उस बहुत सारी चौक की डस्ट को आप इकट्ठा कर लीजिए, या एक बड़े चौक ऑफ पीस को आप क्रश करके बिल्कुल डस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या उस डस्ट से आप चौक बना सकते हो? तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ, उसका पेस्ट बनाओ, उस पेस्ट को आप एक चौक के शेप में लेके आओ और फिर उस पेस्ट को सूखने दो। तो क्या आपको ओरिजिनली वो चौक मिल जाएगी? ऑलमोस्ट जो चौक आपने यूज की थी वैसी चौक आपको दोबारा मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपने चौक को उस चौक डस्ट से रिकवर कर लिया। समझ रहे हैं बात को? यानी कि चौक को यूज करते वक्त वो जो चौक टूट के नीचे गिरी थी चौक डस्ट के फॉर्म में, वो कोई केमिकल चेंज नहीं था, इट वाज एक्चुअली फिजिकल चेंज। यहाँ पे जो पेपर को आपने काटा है ना, ये एक फिजिकल चेंज है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। फिर आगे देखते हैं, आप कुछ बर्फ लीजिए एक ग्लास में या फिर एक प्लास्टिक टम्बलर में, उसको सूरज में रखिए तो थोड़ी देर में देखेगी थोड़ी बहुत बर्फ पिघल चुकी होगी। अब वो थोड़ी पिघली बर्फ और पानी को आप फिर से एक ठंडी जगह पे लेके जाइए, फ्रीजिंग मिक्सचर में लेके जाइए, तो क्या वो जो पिघली हुई बर्फ है वो फिर से आइस बन सकती है? बिल्कुल फिर से आइस बन सकती है। तो ये जो बर्फ पानी में पिघल रही थी फिर पानी बर्फ में पिघल रहा था, ये क्या थे? ये केमिकल चेंजेस नहीं थे फ्रेंड्स, ये फिजिकल चेंजेस थे। ठीक है, तो अभी तक जो तीनों एक्टिविटीज हमने जो चेंजेस देखे हैं वो फिजिकल चेंजेस है। फिर आप एक काम करिए, एक्टिविटी 6.4 इस तरीके का कुछ हमने पहले क्लास 6 की साइंस की किताब में भी किया था। इसमें आप क्या करिए कि आप वाटर को एक कंटेनर में बॉयल करिए। अब बॉयल करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से जो वेपर्स है उठ रहे हैं। तो उन वेपर्स, जैसे कि यहाँ पे आपने इसमें बॉयल किया, बहुत देर तक बॉयल होने लगेगा, वेपर्स उठने लगेंगे, पर उस टाइम पे आप ऊपर एक इन्वर्टेड पैन पकड़ के रखिए।
जो वेपर्स बॉयल हो रहे हैं जब इसे इन्वर्टेड पैन पे पड़ेंगे ना, तो आपको इन्वर्टेड पैन के नीचे की सतह पे पानी दिखने लगेगा। एक्चुअली जो पानी इस बॉइलिंग से उठ के ऊपर गया है वेपर फॉर्म पे, वो इस पैन की नीचे वाली सतह पे इकट्ठा हो रहा है। और खासकर अगर ये जो ऊपर जो पैन आपने पकड़ रखा अगर ये ठंडा है, तो पानी बिल्कुल ही वहां पे कंडेंस होके इस पैन की नीचे वाली सतह पे दिखेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है। पहले वाटर जो कि नीचे वाले बीकर में था, इसको बॉईल किया तो वो वेपर फॉर्म में आया, और वो वेपर जब उस ऊपर वाले इन्वर्टेड पैन की सरफेस को टच करेगा, और खासकर वो इन्वर्टेड पैन अगर ठंडा है तो तुरंत फिर से वाटर ड्रॉपलेट से बदल जाएगा। तो ये हो क्या रहा है, ये एक्चुअली में आप फिजिकल चेंज देख रहे हैं वाटर का। पहले वाटर से वेपर में गया और फिर वेपर से फिर से वापस वाटर में आ गया। फिर आगे देखते हैं कि देखिए एक्टिविटी 6.5, एक्टिविटी 6.5 में एक हैक्सॉ ब्लेड की बात हो रही है। हैक्सॉ ब्लेड क्या होता है? हैक्सॉ ब्लेड कुछ इस तरीके का होता है, आप यहां पे देखिए, इसको आप नहीं, इसके दो एंड्स देख रहे हैं, दो एंड्स को आप एक बड़े से खांचे में फिक्स करके फिर इससे चीजों को काटते हो, तो दिस इज एक्चुअली हैक्सॉ ब्लेड। आप एक काम करो कि इस हैक्सॉ ब्लेड को एक पेयर ऑफ टोंग से बिल्कुल बीच से पकड़ो, या फिर आप कह सकते हो साइड से भी पकड़ सकते हो, और आप एक काम करो कि इसकी एक टिप जो है ना उसको गैस स्टोव के ऊपर रखो। ठीक है, यहां पे खैर बीच से पकड़ना जरूरी नहीं, आप कोने से भी पकड़ सकते हैं। एक टिप को गैस स्टोव के ऊपर रखो, यानी कि यहाँ पे जो आपको हैक्सॉ दिख रहा है, इसकी कोई भी एक टिप को आप गैस के ऊपर रख के गर्म करते रहो। जब आप गर्म करते रहोगे, बहुत देर तक उसको गर्म करते रहोगे, तो आप देखोगे कि जलने के कारण उसका जो कलर है वो चेंज होने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल जलने, जब बहुत ज्यादा जलने लगेगा तो रेड रंग का होने लगेगा। फिर आप उसको उस फ्लेम से हटा दो और उसको ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के बाद आप देखोगे काला है, ब्लैक होगा। बट अगर आप उस ब्लैक कलर को खोचने लगोगे किसी ईंटे से या किसी और कसकी वाली चीज से, तो आप देखोगे कि जो उसका ओरिजिनल कलर था वो वापस आने लगेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो चीजें आपकी हो रही हैं, ये एक तरीके से आप कह रहे हो कि ये सब फिजिकल एक्टिविटीज है, उसमें कोई परमानेंट केमिकल चेंज आपको नजर नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में पेपर था, पीस ऑफ चॉक था, इनमें साइज चेंज हुआ। और एक्टिविटी 6.3 6.4 में वाटर ने अपने स्टेट को चेंज किया, और एक्टिविटी 6.5 में हैक्सॉ ब्लेड ने अपने कलर को चेंज किया हीट करने पे। तो ये शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, दीज आर एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ज्यादातर जो चेंजेस होते हैं ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, ये रिवर्सिबल होते हैं। यानी एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ तो आप उसको वापस फॉर्म में ज्यादातर केसेस में वापस ला पाओगे। लेकिन जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है, उसकी एक खास बात होती है कि उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वही पुराने सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टियां बदल जाएंगी जो ज्यादातर केसेस में रिवर्सिबल होगी। जैसे कि यहां पे मैंने देखा कि पानी को जब उबाला तो वो ऊपर जाके इन्वर्टेड पैन की जब नीचे वाली सरफेस पे पड़ा तो फिर से पानी बन गया कंडेंस होके। तो रिवर्सिबल प्रोसेस था, पानी पहले वेपर बना और वेपर से फिर से पानी बन गया। तो ये जो फिजिकल चेंज था ये रिवर्सिबल था। तो ज्यादातर फिजिकल चेंजेस आपके रिवर्सिबल होते हैं। जो चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं, जो एक बार हो गए तो परमानेंट से हो जाते हैं, वो होता है आपका केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज की बात करते हैं। आपने नॉर्मली रस्टिंग ऑफ आयरन को देखा होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है? अगर आप एक आयरन के टुकड़े को खुले में छोड़ दो तो उसके ऊपर ब्राउनिश कलर की एक लेयर सी आ जाती है, उसको एक्चुअली फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, Fe2O3। उस पर थोड़ी देर में आएंगे। दिस सब्सटेंस इज एक्चुअली कॉल्ड रस्ट। और ये जो प्रोसेस है जिससे कि वो आयरन ब्राउनिश हो रहा है, इसको आप बोलते हो रस्टिंग। तो आपने पार्क्स में देखा होगा, आयरन ब्रेंचेस जो लॉन्स में होती हैं, आपने रेलवे स्टेशन में जो रेलवे के पटरी के बाहर के अलग जो छोटे से एलिमेंट्स लगे रहते हैं, फिर जो रेलवे की बोगियां होती है उनमें बाहर देखा होगा, आयरन के गेट्स में देखा होगा। इन सब में आप देखोगे फ्रेंड्स की ज्यादातर आर्टिकल्स आयरन के बने हुए हैं, और अगर इनको ऊपर में रखोगे तो ये रस्ट होते रहते हैं। शोवल्स और स्पेड्स ये भी रस्ट होते रहते हैं। अब शोवल्स और स्पेड्स क्या, तो कुछ इस तरीके के होते हैं आपके शावल्स और स्पेड्स। आप कह सकते हो फावड़ा होता है आपके घरों में। अगर आपके घर में कोई गार्डन है या कहीं मिट्टी खोदने का काम होता है तो फावड़ा होता ही होता है। और अगर आप एक रूरल इलाके में रह रहे हैं तो वहां तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो इसका जो खोदने वाला साइड है वो आयरन का बना होता है, तो उस पर भी कभी कभी आपको रस्टिंग नजर आएगी। और ये सबसे अच्छा, कुल्हाड़ी पे आपको रस्टिंग नजर आ जाएगी। तो होता यह है कि ये जो आयरन है, जब ये कुछ समय के लिए हवा से एक्सपोज हो जाता है, और रेगुलरली आप देखोगे कि पानी भी बरस रहा है, हवा से भी एक्सपोज है, पानी में मॉइस्चर, आपकी जो हवा है उसमें मॉइस्चर भी है, तो इसकी वजह से रस्टिंग वाला प्रोसेस होने लगता है। ठीक है, और जो रस्ट होता है वो आयरन से अलग होता है। इट इज नॉट एक्चुअली आयरन, इट इज एन एलिमेंट ऑफ आयरन।
अगर किचन में जो आपका तवा है लोहे का, उस लोहे के तवा को भी अगर आप बहुत दिनों तक खाली छोड़ दो, ठीक है, और अगर दैट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो वो जल्दी रस्टिंग होगी वहां पे। यहाँ पे आपको रस्टिंग दिखा रखी है फ्रेंड्स, ये पुराना लोहे का सामान पड़ा हुआ है और इन लोहे के सामान पे जंग लग जाती है। इन सब तरीके के सामान से बच के रही, क्योंकि अगर इससे आपको कट लग गया तो आपको एक टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। आपको पता है ना कि जंग लगे हुए लोहे से अगर कट जाए तो टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इस तरीके की जंग लगी हुई लोहे की चीजें बहुत बार दिख जाती हैं, तो इसको रस्टिंग बोलते हैं। अभी रस्टिंग के बारे में थोड़ा बाद में भी देखेंगे हम लोग, थोड़ी देर के लिए रस्टिंग को साइड में रख रहे हैं। फिर एक एक्टिविटी 6.6 है, इसको टीचर के प्रेजेंस में करना है, आप अकेले बिल्कुल मत करिए। देखिए, मैग्नीशियम रिबन को यहां पे हम बर्न कर रहे हैं और मैग्नीशियम रिबन को लगातार देखना सही नहीं है, इसीलिए अगर बर्निंग रिबन हो रहा है तो चिल्ड्रन उसकी तरफ ना देखें, और अगर देख भी रहे हैं तो प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ देखें, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ। तो कुछ भी इस तरीके का करने से पहले अपने टीचर से डेमोन्स्ट्रेट करें। तो यहाँ पे टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, आपको एक स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम लेना है, इसको सैंड पेपर से साफ कर लीजिए और फिर इस रिबन ऑफ मैग्नीशियम की एक टिप को कैंडल फ्लेम के पास लेके आइए। आप देखेंगे कि ब्रिलियंट व्हाइट कलर के साथ जलता है, ये कुछ इस तरीके का व्हाइट कलर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ये स्टोव था, स्टोव से एक साइड को जलाया और कुछ इस तरीके से जलने लगा। कितनी तेज जल रहा है और व्हाइट रंग का कलर बाहर दिखाई पड़ रहा है आपको। और जब ये पूरी तरीके से जल जाता है तो एंड में एक पाउडरी ऐश मिलता है आपको, ठीक है। और ये ऐश आपको बिल्कुल भी ओरिजिनल मैग्नीशियम रिबन जैसा नहीं लगेगा। तो एक्चुअली इस इक्वेशन में हो क्या रहा है कि मैग्नीशियम, और चूंकि जल रहा है मैग्नीशियम रिबन, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे ऑक्सीजन भी होगी, तो वो फ्लेम आ गई, उससे हीट मिली, मैग्नीशियम को हीट मिली और ऑक्सीजन थी, तो ऑब्वियसली बात उसने जलना शुरू किया। तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और आपको फाइनली क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। यहां पे जब केमिस्ट्री की बात आती है, ये एक्चुअली एक केमिकल इक्वेशन आप कह सकते हैं, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। अब आप यहां बोलोगे कि Mg प्लस O2 MgO कैसे हो रखा है, यहाँ पे O के दो एलिमेंट्स हैं, MgO में केवल एक ही है। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को फ्रेंड्स आप कह सकते हो कि बैलेंस नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस होती है, केमिकल इक्वेशंस होती है, मैथमेटिक्स जैसी नहीं होती, इनको मैथमेटिक्स से कंपेयर मत करिएगा। जो लोग IAS PCS की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पता होगा मैं क्या कह रहा हूं। जो लोग 7th क्लास में ही है और उनको ज्यादा अभी केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं आई है, वो थोड़ा पेशेंट रहे। बस इतना याद रखें कि ये जो रिएक्शन मैंने आपको दिखाई है, दिस इज एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन, डोंट कंपेयर इट विद मैथमेटिकल इक्वेशंस। अब आप एक काम करो, वो जो चीज जल गई आपकी, उसको, उसकी ऐश को आप कलेक्ट करो। अभी मैंने बताया कि वो MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और उस ऐश को आप मिला दो पानी के साथ। तो उस ऐश को आपने पानी में डाल दिया, उस पानी को आप मिलाओ, स्टिर करो, एक एक्वस सॉल्यूशन बनाओ। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिसमें पानी है। अब जो चीज बनेगी वो होगी क्या, तो देख लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने पानी मिलाया, पानी है H2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, इससे बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब फिर से बता दूं, दिस MgO प्लस H2O gives MgOH whole twice. This is a chemical equation, this is not a mathematical equation. फाइनली आपको मिला क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में OH आयन है, और मैंने आपको बताया था जहां पे OH आयन होगा वो क्या होंगे, वो सब्सटेंसेस होंगे आपके बेसिक। जहां पे H प्लस आयन होगा वो क्या होंगे, वो सब्सटेंसेस होंगे आपके एसिडिक। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये बेसिक है। तो अब अगर ये बेसिक है फ्रेंड्स, तो ये क्या करेगा, क्या ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, या फिर ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। देखिए, ब्लू लिटमस रेड में तब चेंज होता है जब एसिडिक कोई चीज हो, और जब बेसिक चीज हो तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देती है। ये मैं कहां बताया है आपको, ये मैंने पिछले ही चैप्टर में आपको बताया है। ये सब हमने कहां देखा है, चैप्टर 5 में देखा है। तो ऑब्वियसली बात है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो वो लिटमस में क्या करेगा वो मैंने आपको बता दिया, पहले भी बता रखा है आपको, उसको रिवाइज करिए। तो आपने देखा मैग्नीशियम को बन गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब पानी से मिलाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। तो यहां पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं ये। दीज आर नॉट फिजिकल चेंजेस, दीज आर केमिकल चेंजेस। तो यहां पे बस मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच का फर्क जानिए। एक बार केमिकल चेंज हो गया तो वो रिवर्सिबल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सारे केमिकल चेंजेस आप कह सकते हैं कि रिवर्सिबल ना हो, ऐसा नहीं होता। सारे केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल हो, ऐसा नहीं होता। कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ रिवर्सिबल होते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगे आपको चीजें पता चलेंगी। अब हम एक्टिविटी 6.7 की बात कर लेते हैं। ये भी भाई टीचर ही डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। आप एक काम करिए, टीस्पून लीजिए कॉपर सल्फेट का,
जिसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं या फिर हिंदी में नीला थोथा भी बोलते हैं। एक ग्लास टम्बलर लीजिए, एक बीकर लीजिए, उसमें आधा कप पानी डालिए और उस आधे कप पानी में आप 1 टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट डालिए। अब कॉपर सल्फेट डालने के बाद आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। अब इसीलिए फ्रेंड्स शुरू में बोला गया है कि टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। आप छोटी क्लास में हैं अभी, 7th क्लास, जहां पे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इस तरीके की चीजें आ जाए, विनेगर आ जाए, एसिटिक एसिड, वहां पे आप भाई टीचर के प्रेजेंस में करिए, खुद हीरो मत बनिएगा। जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंच जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत से केमिकल रिएक्शंस करने को मिलेंगे। तो एक्साइटमेंट है तो एक्साइटमेंट बड़ी क्लास के लिए बचा के रखिए। अब देखिए, 1 टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट है, उसको आपने आधे कप पानी में डाला और उसके बाद आपने उसमें एक कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी। आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को एक छोटे से सैंपल, मतलब इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन का एक छोटा सा सैंपल निकालिए और उसको एक छोटी सी ग्लास बॉटल में सेव कर लीजिए, ठीक है। तो 2 बना लिया आपने, एक इधर आपने सेव कर रखी है और एक दूसरे में रखी। तो अब 2 में आपको नीले कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें आपने कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा है। सल्फ्यूरिक एसिड है जी, बिल्कुल, H2SO4 है। अब आप एक काम करिए, एक शेविंग ब्लेड, आपके घर पे आपके पिताजी शेव करते होंगे तो उनके पास एक शेविंग ब्लेड होगा। आजकल तो देखिए रेजर वाली चीजें आ गई हैं, बट आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं कि वो एक शेविंग ब्लेड अरेंज करें, कुछ इस तरीके का दिखता है शेविंग ब्लेड। तो ये शेविंग ब्लेड लेके आइए और उस नीले वाले सॉल्यूशन में आप शेविंग ब्लेड डाल दीजिए और शेविंग ब्लेड को उस नीले वाले सॉल्यूशन में डालने के बाद आधे घंटे का इंतजार करिए और आधे घंटे बाद आप कलर ऑब्जर्व करिए, आपको कलर कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा उसका। समझ गए आपको फ्रेंड्स? तो अब आप देखोगे कि ये जो पहले आपने क्या ना कि पहले कॉपर सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो भाई नीला मिल गया, तो थोड़ा सा नीला निकाल के आपने साइड रख लिया और बचे हुए नीले में आपने क्या किया कि एक आयरन का ब्लेड डाल दिया, शेविंग ब्लेड डाल दिया या फिर एक आयरन नेल डाल दिया। जैसे ही आपने आयरन नेल डाला, आधे घंटे इस्तेमाल किया, आपने देखा कि भैया उसका कलर तो हो गया इस तरीके का, कुछ ग्रीनिश टाइप का कलर आ गया। ये ग्रीन कलर किसकी वजह से आया? आयरन सल्फेट की वजह से। अब आप एक काम करो, वो जो ब्लेड आपने अंदर डाला था उसको सॉल्यूशन से निकालो। क्या उस ब्लेड पे आपको कुछ नजर आ रहा है? क्या उस ब्लेड पे आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है? यहां पे मैं आपको कुछ केमिकल रिएक्शन समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने पहले कॉपर सल्फेट डाला था तो कॉपर सल्फेट तो उसमें था ही, बाद में सल्फ्यूरिक एसिड डाला और फिर आपने उसमें डाला आयरन। अब इससे रिएक्शन क्या बनी? ठीक है, ये जो कलर आपका लिक्विड का ब्लू से ग्रीन हुआ, ये एक्चुअली एक सब्सटेंस के बनने की वजह से हुआ जिसका नाम है आयरन सल्फेट। ठीक है, और द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। जो आयरन नेल पे जो कलर मिलेगा, आप देखिए यहां पे क्या कलर मिल रहा है, आयरन नेल पे आपको यहां पे एक ब्राउन रंग का कलर मिल रहा है। शायद मैं पहले गलती से ब्लू बोल गया था, आई एम सॉरी। तो इस आयरन नेल पे, इस शेविंग का जो ब्लेड था, इस पे आपको ब्राउन कलर का कलर मिल रहा है। ये जो ब्राउन कलर का कलर है, ये एक्चुअली क्या था? तो ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, वो एक्चुअली में कॉपर था। तो यहां पे सॉल्यूशन क्या बना? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि ब्लू था। इसमें आपने आयरन डाला जो कि आपका शेविंग ब्लेड था, तो सॉल्यूशन बना आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन होता है ग्रीन, तो बचा क्या? तो कॉपर बच गया, तो वो कॉपर जाके उस शेविंग ब्लेड पे डिपॉजिट हो जाएगा जिसका कलर हो जाएगा ब्राउन। समझ गए? तो शुरू में जब शुरुआत की तो कॉपर सल्फेट डाला तो वो था ब्लू, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला ताकि रिएक्शन आराम से हो, फिर आपने आयरन डाला, आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बनाया, आयरन सल्फेट होता है ग्रीन, और फिर जो बचा हुआ कॉपर था वो आपका उस आयरन पे डिपॉजिट हो गया, इसलिए आयरन का कलर हो गया ब्राउन। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन। आगे बात करते हैं। आप एक काम करिए, एक टीस्पून फुल ऑफ विनेगर, एसिडिक एसिड को आप एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए, ठीक है, और उसमें आप पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालिए। तो आपने विनेगर लिया एसिड, बेकिंग सोडा है आपका बेसिक। तो अब एसिडिक और बेसिक चीज को आप मिला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, गर्मी निकलेगी, एक हिसिंग की साउंड आएगी और बहुत सारे बबल्स निकलेंगे। मैंने आपको पहले ही पिछले ही वीडियो में बताया था कि बेसिकली दिस इज क्या, ये एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन है जो आप कर रहे हैं, कि आप एक एसिड को एक बेस के साथ मिला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप एक न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो, तो हिसिंग का साउंड आएगा।
अब ये जो हिसिंग की साउंड के थ्रू जो गैस बाहर आएगी ना, इस गैस को आपको एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के थ्रू पास करना है। आप कैसे पास करोगे, ये फिगर 6.55 में आपको नजर आ रहा है। देखिए क्या किया है फिगर 6.5 में आपने, यहां पे इस जगह पे विनेगर बेकिंग सोडा को लगाया, ऊपर एक कॉर्क लगा दिया, कॉर्क के अंदर से एक ट्यूब बाहर निकल रही है और उस ट्यूब को आपने सीधे सीधे दूसरी टेस्ट ट्यूब में डुबो रखा है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, लाइम वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब विनेगर क्या था, एसिडिक एसिड था। बेकिंग सोडा क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था। बेकिंग सोडा था बेसिक, एसिटिक एसिड था आपका एसिडिक। दोनों ने मिलकर बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और सब्सटेंसेस। इसकी केमिकल रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कैसे लिखोगे, कुछ इस तरीके से लिखोगे। तो भाई हुआ ये कि जब विनेगर और बेकिंग सोडा मिला, आपको एक आउटपुट मिला CO2, जो हिसिंग की साउंड है। पहली बात तो एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। फिर सॉल्ट आती है, हीट आता है, और यहां केस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आ रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जब इस लाइम वाटर में गई, लाइम वाटर मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये लाइम वाटर है, लाइम जूस नहीं है। लाइम वाटर आपका कैसे बनेगा, तो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका CaOH होल्टोइस। अब चूने को जब पानी में मिला के एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो आपका बनता है लाइम वाटर। अब ये लाइम वाटर है, यहाँ पे CaOH होल्टोइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस किया तो क्या बना, रिएक्शन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट, COCO3 और वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये कौन से कलर का होता है, ये होता है मिल्की कलर का। इसलिए आप बोलोगे कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप पास करोगे लाइम वाटर के थ्रू तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो ये भाई लाइम वाटर को मिल्की करने का कंसेप्ट किस चीज को इंडिकेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो भाई वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कि नहीं है, वो इस बात से डिपेंड करता है कि अगर आप उस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हो, और अगर पास करने के बाद वो जो लाइम वाटर है वो आपका मिल्की हो जाता है, तो मिल्की हो जाता है मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, मतलब कि जो गैस आपने पास की थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी। और हम लोग चैप्टर 10 में देखेंगे कि भाई यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम लोग जो एयर ब्रीथ आउट करते हैं उस एयर का प्रयोग करके हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की बनाएंगे चैप्टर 10 में, तो वहां पे आपको चीजें पता चलेगी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी। 6.6 से 6.8 एक्टिविटी में आपने देखा कि इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस वर फॉर्म, कुछ नए सब्सटेंसेस बन रहे थे। 6.6 में आपने देखा कि भैया ऐश नया सब्सटेंस बना था जब आपने मैग्नीशियम को बर्न किया, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। फिर उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने पानी से मिला के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक और नया सब्सटेंस बनाया। एक्टिविटी 6.7 में आपने क्या देखा कि भैया कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू था उसका आपने आयरन से रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बनाया जो कि ग्रीन था, और कॉपर पे ब्राउन डिपॉजिट्स आ गए। तो नए नए सब्सटेंसेस आपको दिखते हैं, यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। और अभी ये जो लेटेस्ट हमने 6.8 एक्टिविटी बात की, इसमें विनेगर एसिटिक एसिड को आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलाया बेकिंग सोडा से, जिससे बनी कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को आपने लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास किया, जिससे बना कैल्शियम कार्बोनेट जो कि होता है मिल्क। हर तरीके की आपको देख रहे हैं कि ये भाई केमिकल रिएक्शन है, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इनमें नए सब्सटेंस बन रहे हैं। तो अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। A chemical change is also called a chemical reaction. अब देखिए केमिकल चेंजेस हमारी जिंदगियों में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी नए तरीके के सब्सटेंसेस बनते हैं वो केमिकल चेंजेस की वजह से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी बॉडी में जब खाना को डाइजेस्ट करते हैं दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। जब फ्रूट्स राइपन करते हैं दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। जब ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होकर उसकी वाइन बनाई जाती है और चीजें बनाई जाती हैं, बेसिकली ये सब केमिकल चेंजेस ही हैं। आपकी मेडिसिन बनती है, आप बल्क ड्रग आपने चाइना से इंपोर्ट किया, उसमें बहुत सारी चीजों को और मिलाया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को मिलाया, और फाइनली एक दवाई आपके सामने बन के आई। तो दैट हैज बीन फॉर्म्ड आफ्टर अ चेन ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। उसी तरीके से जो प्लास्टिक्स आपको दिखते हैं, जो डिटर्जेंट्स आप अपने बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, ये सब केमिकल रिएक्शन से मिलके बने हुए हैं। और अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को करके, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में करके हर रोज हमारे साइंटिस्ट नई नई चीजों को इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपने देख लिया यहाँ पे कि भैया केमिकल रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं।
अच्छा, नए सब्सटेंस के साथ साथ केमिकल रिएक्शन में कुछ और चीजें भी आ सकती हैं, जैसे कि गर्मी निकल सकती है, हीट, लाइट निकल सकती है, किसी और तरीके का रेडिएशन निकल सकता है, कुछ कुछ केसेस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी निकलता है, फिर साउंड निकल सकती है, जैसे हेसिंग साउंड निकला था अभी जब आपने सोडियम सोडियम ये सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को आपने किससे मिलाया था, एसिटिक एसिड विनेगर से। फिर भाई स्मेल आ सकती है एक अलग तरीके की, कलर में चेंज हो सकता है, एक गैस बन सकती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी जब आपने बेकिंग सोडा और एसिटिक एसिड को मिलाया। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जब आपने मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की, दैट वाज आल्सो अ केमिकल चेंज। जब आप कोल को बर्न करते हो, वो भी एक केमिकल चेंज है, स्मोक निकलती है, स्मोक उसका बाई प्रोडक्ट होता है। वुड और लीव्स को बर्न करते हो, वो भी एक केमिकल चेंज है। तो किसी भी चीज की जब बर्निंग होती है तो बेसिकली वो केमिकल चेंज ही होता है। और जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हो तो एक चीज जरूर निकलती है जिसको आप बोलते हो हीट, गर्मी। जब आप पटाखे फोड़ते हो, वो भी एक केमिकल चेंज, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स इज अ केमिकल चेंज। एक्सप्लोजन से बहुत सारा हीट निकलता है, लाइट निकलता है, साउंड निकलता है, ठीक है। तो केमिकल पॉल्यूशन भी होता है, उसकी वजह से अनप्लीजेंट गैसेस निकलती हैं, साउंड पॉल्यूशन भी होता है। इसलिए आपके माँ बाप और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। फिर जब कभी कभी खाना खराब हो जाता है, परमानेंटली सड़ जाता है, बहुत दिन तक रखा हुआ है, फ्रिज में नहीं रखा है, तो उससे गंदी बदबू आने लगती है, वो गंदी बदबू भी केमिकल चेंज की वजह से आने लगती है। फिर आपने देखा है कि कभी आप एक एप्पल को खाओ मुंह से, तो जैसे आप खाओगे तो अंदर का जो सरफेस है वो एक अलग कलर का होगा, हल्का सा व्हाइट, हल्का सा डार्क डार्क व्हाइट आप कह सकते हो। जैसे जैसे आप टाइम मतलब सेब को आप खा के थोड़ा सा उसका जो ओपन हिस्सा है वो रख दो तो वो काला पड़ता जाएगा धीरे 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 धीरे, अगर आप उस एप्पल को कंज्यूम नहीं करते हो। उसी तरीके से पोटैटो की स्लाइस को काट के रख दो, ब्रिंजल की स्लाइस को काट के रख दो, जो सरफेस पहले ढकी हुई थी चारों तरफ से, जब वो एक्सपोज हो जाएगी तो धीरे धीरे काली पड़ती जाएगी, उसके कलर में चेंजेस आते जाएंगे। ये सब केमिकल चेंजेस है। न्यूट्रलाइजेशन भी एक तरीके का केमिकल चेंज है, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हमने चैप्टर 5 में बात की। अब यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड की बात होगी जो कि ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर के बारे में मैंने पहले बहुत बार बताया। ओजोन लेयर हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है जो कि सन से आती है। ये ओजोन क्या करती है, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला होता है O3, वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन में टूट जाती है। और O2 इज नॉट हार्मफुल टू अस बट ओजोन इज हार्मफुल टू अस, क्योंकि ओजोन अगर आपके एटमॉस्फेयर में आ गई तो इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, अ वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, बहुत ग्लोबल वार्मिंग करती है ये। लेकिन ये O3 ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे बहुत काम किए, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सन तक, पृथ्वी तक आने में रोकती है। और अगर इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन ना रोकती होती और अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंच जाती तो बहुत सारा लाइफ फॉर्म्स को नुकसान पहुंचा सकती थी, ठीक है। वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर सकती थी, प्लांट्स को खराब कर सकती थी, सॉइल को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो एक तरीके के रेडिएशन से बचाने का काम कर रही है ओजोन, और वो बचा कैसे रही है, ऑब्वियस सी बात है केमिकल रिएक्शन के थ्रू बचा रही है। हम यहाँ पे बात करेंगे, हमने चैप्टर 1 में देखा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। क्या फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। और डाइजेशन भी एक तरीके का केमिकल चेंज ही है, क्योंकि डाइजेशन में आपने देखा होगा कि जो हमारा पेट है वो नेचुरली एसिड्स छोड़ता है, तो ऑब्वियसली बात है वो एसिड्स आपके खाने पे एक्ट करते हैं, तो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। फिजिकल चेंजेस के साथ साथ केमिकल चेंजेस भी होते हैं। अब हम आते हैं वापस किस पे, रस्टिंग ऑफ आयरन पे। रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन आर्टिकल्स पे इफेक्ट आता है, धीरे धीरे आयरन आर्टिकल्स खराब होने लगते हैं। अब ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आयरन का प्रयोग बहुत जगहों पे होता है, ब्रिजेस में होता है, शिप्स में होता है, कार्स, ट्रक्स। पहले तो बहुत ज्यादा प्रयोग होता था आयरन का, ठीक है, और जो लॉसेस थे, मॉनेटरी लॉस आयरन से बहुत ज्यादा थे। अब तो आयरन को बहुत सारी और चीजों से मिला के कुछ और स्ट्रॉन्गर एलिमेंट्स बनाए जाते हैं और फिर उन एलिमेंट से कंस्ट्रक्शन होता है। रस्टिंग के प्रोसेस को देखें तो इसकी केमिकल इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, Fe, जो कि आयरन का आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन। उसको ऑक्सीजन के साथ जब आपने रिएक्ट किया, पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तो बना रस्ट, जो कि है Fe2O3। इसलिए रस्टिंग के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों का होना एसेंशियल है। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर विल गिव यू रेस्ट, विच इज Fe2O3। अब देखिए रस्टिंग कितनी तेज होगी, कितनी धीरे होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंडीशंस कैसी हैं। अगर तो हवा में पानी की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि पानी का होना भी जरूरी है, ऑक्सीजन का होना तो जरूरी है ही,
पानी का होना भी जरूरी। तो अगर हवा में पानी की मात्रा ज्यादा है, वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा है, तो रस्टिंग की जो प्रोसेस की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जितनी ज्यादा हवा ह्यूमिड होगी उतनी तेज रस्टिंग होगी। इसलिए आप देखोगे कि कोस्टल इलाके जैसे गुजरात, मुंबई वगैरह के जो इलाके हैं जो कि कोस्ट के पास हैं, वहां रस्टिंग बहुत तेज होती है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होता है। अब रस्टिंग को रोकने का तरीका क्या है? तो भैया रस्टिंग को रोकने का एक ही तरीका है कि ये जो आयरन आर्टिकल्स है जो कि पानी के टच में है, ऑक्सीजन के टच में है, इस टच को आप तोड़ दो। तो इस टच को आप तोड़ोगे कैसे? तो भाई आयरन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाओ। वो प्रोटेक्टिव कोटिंग ग्रीस हो सकती है, पेंट हो सकती है, और इस प्रोटेक्टिव कोटिंग को रेगुलरली लगाते रहिए 1 साल 2 साल पे, ताकि रस्टिंग के प्रोसेस को हम डिले कर सकें। एक और तरीका है कि आप इस आयरन के ऊपर एक मेटल की लेयर लगा दो, चाहे वो क्रोमियम की लेयर हो या फिर जिंक की लेयर हो। अब जब आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगाई जाती है तो उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। और इसीलिए जो हमारे घर पे आयरन पाइप्स होती हैं उनको गैल्वेनाइज किया जाता है ताकि रस्टिंग ना हो। क्योंकि हमारे घर की आयरन पाइप्स को में रेगुलरली पानी निकलेगा, तो रेगुलरली पानी निकलेगा तो मॉइस्चर कंटेंट बहुत मिलेगा, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन भी होगी, तो उसकी रस्टिंग को रोकने के लिए उसका गैल्वेनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज जो मैंने बताई है, रीटा कह रही है, ये पहेली कह रही है कि ओ दैट इज व्हाई माय फ्रेंड रीटा इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट, शी लिव्स नियर द कोस्ट। क्योंकि रीटा जो कि पहेली की दोस्त है वो कोस्टल एरियाज में रहती है जहाँ की एनवायरनमेंट बहुत ह्यूमिड होता है, इसलिए उसके घर के आसपास जो भी आयरन के आर्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से रस्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं अब आपको समझ में आ जाएगा। खासकर रस्टिंग का प्रोसेस कुछ ऐसी जगहों पे बहुत तेज हो जाता है जहां पे भैया एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा है पानी से। फॉर एग्जाम्पल शिप्स। अब भाई शिप का एक बहुत मेजर पोर्शन आयरन से बना हुआ होता है और बहुत बड़ा पोर्शन उसका पानी के नीचे कंटिन्यूअस रहता है, तो वो लगातार पानी के नीचे, और जो पानी के बाहर भी है उसका भी एक मेजर पोर्शन लगातार पानी के टच में आ रहा है। क्योंकि जब शिप पानी में सेल करेगा तो बहुत सारा पानी छप छप करके आके शिप की सरफेस पे लगेगा, और जो शिप और जो समुंदर का पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, तो जो सॉल्ट्स हैं वो रस्ट फॉर्मेशन के प्रोसेस को कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे तेज। इसलिए जो शिप्स होते हैं उनमें बहुत जबरदस्त रस्टिंग होती है, बहुत तेजी से रस्ट होते हैं ये। इसलिए इनको हमेशा पेंट किया जाता है, रेगुलरली पेंट किया जाता है, और रेगुलरली पेंट करने के बाद भी रस्टिंग का प्रोसेस इतना तेज है क्योंकि लगातार पानी में है, वो भी सॉल्टेड वाटर में है। इसीलिए शिप का जो आयरन है, एक मेजर पोर्शन ऑफ द शिप्स आयरन इज रिप्लेस्ड एवरी ईयर। करना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको शिप को अच्छी हालत में रखना है। अब देखिए आयरन को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है। अब आयरन को अगर आप कार्बन और मेटल्स से मिला दें, मेटल्स में आपका क्रोमियम हो सकता है, निकेल हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, तो बनता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आप कह सकते हैं कि आयरन से एक स्टेप अहेड इन्वेंशन है। क्यों है एक स्टेप अहेड इन्वेंशन? क्योंकि स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता। स्टेनलेस स्टील इज एक्चुअली रेजिस्टेंस टू रस्टिंग। तो स्टेनलेस स्टील बनने का रीजन ही यही था। स्टेनलेस स्टील की बहुत सारी चीजें हमको अपनी चारों तरफ दिख जाएंगी। ऑलमोस्ट हर वो चीज जिसमें आयरन का इस्तेमाल किया जाता है उसमें स्टेनलेस स्टील का भी इस्तेमाल किया जाता था। जो पहले आपको घर की जो अलमारियां थी वो लोहे की मिलती होंगी, आज की डेट में स्टेनलेस स्टील की अलमारियां आती हैं, ठीक है। कबर्ड्स हो गया, आपके जो यूटेंसिल्स हो गए, बहुत सारी चीजें आपके किचन में आपको स्टेनलेस स्टील की मिल जाएंगी जो पहले आयरन की हुआ करती होंगी। ये आप अपने पेरेंट्स से बात करिए। अब हम एक और प्रोसेस को समझेंगे इस चैप्टर खत्म करने से पहले, जो कि बहुत जरूरी है, वो है क्रिस्टलाइजेशन। चैप्टर 6 में, सॉरी क्लास 6 में आपने देखा था फ्रेंड्स की कोस्टल एरियाज में पानी को उबाल उबाल के जो नीचे बचे हुए क्रिस्टल्स होते हैं उनसे हम अपने कॉमन सॉल्ट को बनाते हैं। ये सॉल्ट का प्रोसेस होता है क्योंकि आपको पता है कि समुद्र के पानी में सॉल्ट्स डिसॉल्व है, उसमें हमारा कॉमन सॉल्ट भी डिसॉल्व है, बहुत सारे और सॉल्ट्स डिसॉल्व है। तो उस पानी को ये लोग इवेपोरेट कर देते हैं, बचे हुए सारे सॉल्ट को इकट्ठा करके प्योरिफिकेशन करके हम लोग का खाने वाला सॉल्ट वो लोग बनाते हैं। लेकिन इवेपोरेट करके जो सॉल्ट मिलता है वो प्योर नहीं होता है, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्लियरली दिखते नहीं है। लेकिन यहां पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। तो प्योर सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल्स उनके सॉल्यूशन से बन सकते हैं, और सॉल्यूशंस के थ्रू प्योर सब्सटेंसेस के बड़े बड़े क्रिस्टल्स को बनाने के प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन इज एक्चुअली नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज एक्चुअली अ फिजिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्रिस्टलाइजेशन का कैसे हो रहा है ये एक्टिविटी 6.9 में देखिएगा। यहां पे भी सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है तो इस एक्टिविटी को आप खुद से हीरो बन के नहीं करेंगे, टीचर्स की प्रेजेंस में होगी। तो अब एक काम करिए, एक
पानी से भरा हुआ कप लीजिए, उसको बीकर में डालिए, तो बीकर में पानी भर गया और उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप 7th क्लास में तो कोई भी चीज आप डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या किसी भी और तरीके के एसिड के साथ खुद मत करिए, टीचर की प्रेजेंस में करिए। तो पानी डाला, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, पानी को गर्म करिए। अब जब पानी बॉयल होने लगे ना थोड़ा थोड़ा, तो आप उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालिए और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल के उसको लगातार घोलते रहिए। और आपको एक्चुअली उस मिक्सचर में कॉपर सल्फेट को सैचुरेट करना है, मतलब आपको तब तक कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल के उसको घोलते रहना है जब तक आप ये देखो कि और पाउडर उस पानी में घुल नहीं रहा है। समझ गए ना? तो मतलब कि आपको उस पानी को जिसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, कॉपर सल्फेट के साथ आपको उसे सैचुरेट कर देना, कि जितना मैक्सिमम कॉपर सल्फेट उसमें डिसॉल्व हो सकता था आपको डिसॉल्व कर देना है। अब कुछ एक्स्ट्रा होगा जो नहीं डिसॉल्व हो रहा होगा उसको आप फिल्टर करके हटा दोगे। अब इस गर्म पानी को ठंडा होने दो, ठीक है? जब ये ठंडा हो रहा है तो इस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब मत करना। जब ये ठंडा ठंडा होने लगेगा तो बहुत समय के बाद आपको इस पानी की सतह पे कुछ इस तरीके के क्रिस्टल्स इकट्ठे होते नजर आएंगे। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये कॉपर सल्फेट के होते हैं। आप इंतजार करते रहिए, जब पानी ठंडा हो रहा तो ऑटोमेटिकली जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं ये पानी के नीचे सतह पे बैठते हुए नजर आएंगे। तो व्हाट इज एक्चुअली दिस? पहले आपने कॉपर सल्फेट के पाउडर को मिला दिया और अब वो पाउडर क्रिस्टल्स के फॉर्म पे पानी की नीचे वाली सतह पे आपको बैठता हुआ नजर आएगा। तो ये क्रिस्टलाइजेशन है। ये जो प्योर सब्सटेंस था कॉपर सल्फेट, वो क्रिस्टल के फॉर्म से पानी के नीचे बैठ रहा है। तो दिस इज एक्चुअली अ फिजिकल चेंज जो कि क्रिस्टलाइजेशन से बना। मतलब हो क्या रहा है कि जो कॉपर सल्फेट का पाउडर था जो कि आपने पानी में मिलाया था, वो अपने आप को प्रॉपर क्रिस्टल्स में बदल रहा है। तो वो प्योर सब्सटेंस था कॉपर सल्फेट, उस पानी में कोई और इंप्योरिटी नहीं थी। तो चूंकि वो सब कुछ प्योर था और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन को तेज कर रहा था, इसलिए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे बैठ रहा है। तो ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है। तो क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंजेस बताया, केमिकल रिएक्शन बताइए, आपको फिजिकल चेंजेस बताया, रस्टिंग बताई, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस बताया कि आयरन के ऊपर आप जिंक लगा दीजिए तो रस्टिंग तेजी से नहीं होगी। इन सब चीजों को मैंने यहाँ पे देखा है फ्रेंड्स। चेंजेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल चेंजेस ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों होते हैं। जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में आगे जाएंगे आपको केमिकल चेंजेस के बारे में मालूम पड़ेगा। फिजिकल चेंजेस होते क्या है कि अगर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, उसके साइज में, शेप में, कलर में, इन सब चीजों में चेंज हो रहा है, उसके स्टेट में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। और ये चेंजेस ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन केमिकल सब्सटेंसेस में, केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। वो न्यू सब्सटेंसेस की ओरिजिनल सब्सटेंसेस से अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। बहुत सारे केमिकल चेंजेस आपके इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं। और देखिए, जब सब्सटेंसेस आपको प्योर स्टेट में उनके सॉल्यूशन से मिल जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हमने अभी लेटेस्ट एक्टिविटी में देखा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चैप्टर 6 खत्म हो रहा है। जितना हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर मैं तेज जा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा धीमे करूंगा। अगर चीजें अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए फॉर ऑब्वियस रीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि रस्टिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे आयरन पिलर की बात हो रही है। इस आयरन पिलर को मैंने हिस्ट्री की वीडियो में बताया था क्लास 6 में। देखिए, कुतुब मीनार है दिल्ली में, वहां पे एक आयरन पिलर है। ये आयरन पिलर 1600 साल पुराना है, 7 मीटर लंबा, 6000 किलो इसका वजन है। पर इतना कुछ होने के बाद भी, इतने समय के बाद भी ये रस्ट नहीं हुआ, इस पे जंग नहीं लगी है। और चूंकि आयरन का है और इस पे जंग नहीं लगी है 1600 सालों में, यहाँ पे तो 2-3 साल में आयरन रस्ट होने लगता है। पार्क की, आपके पार्क का जो आयरन गेट है उसको जाके देखिए, 2-3 साल पहले भी बना होगा तो रस्ट करने लगेगा। तो ये 1600 साल से आयरन पिलर खड़ा है, ये रस्ट नहीं हो रहा है। दुनिया भर से साइंटिस्ट देखने आते हैं इस क्वालिटी को कि भैया ऐसा क्या है इस आयरन पिलर में कि 1600 सालों में इसमें रस्टिंग हुई ही नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस समय पे एंशिएंट इंडिया में, इंडिया के पास क्या जबरदस्त मेटल और आयरन की टेक्नोलॉजी थी कि उस समय का बनाया हुआ आयरन पिलर आज तक रस्ट नहीं हुआ। सो थैंक यू फॉर योर टाइम फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।